प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले लेक्चर में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। उसमें जो है हम लोगों ने व्यवसाय के बारे में, प्रबंध के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में और उसके स्तर के बारे में और महत्व, कार्य, विशेषताएं इत्यादि के बारे में चर्चा किए थे। और हम लोग जो है पिछले लेक्चर में कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं, और उसमें विभिन्न विचारकों द्वारा हमने जो है कार्य का वर्गीकरण किया था। जैसे फ्योल के अनुसार किया गया था, पुटजन और डेनियल के अनुसार, उर्विक के अनुसार और मैसी के अनुसार। तो जो कार्य के विभाजन किए गए थे सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया था, लेकिन फाइनली जो निकल करके आया था कि कार्य जो है 5 प्रबंध के जो कार्य ओवरऑल निकल के आए 5 कार्य थे। प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यानी कि योजना बनाना, संगठन तैयार करना, नियुक्ति करना और डायरेक्शन यानी कि निर्देश देना और फिर उसके आया था 5वां आया था आपका नियंत्रण, कंट्रोल। तो इन्हीं बातों को और स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक बार हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि प्रबंध के कार्यों में जो है हेनरी फ्योल ने क्या कहा था, क्या क्या किया था। तो हेनरी फ्योल के अनुसार उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान द्वारा योजना बनाना पहला उसका कार्य प्रबंध का था, कि फोरकास्टिंग करना और प्लान तैयार करना। यानी कि उन्होंने 5 कार्य बताए, जिसको POCCC के रूप में हम लोग पढ़े थे। यानी कि पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन तैयार करना, और उसके बाद उसको आदेश देना नहीं कमांडिंग था। फिर उनका समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था, और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल, ये तो हेनरी फ्योल के अनुसार कार्य का विभाजन था। और इसी तरह से आपके 5 कार्य बताए थे पुटज ओ डोनेल ने, जिसमें उनका पहला था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था डायरेक्शन एंड लीडरशिप। उसने उसको एक नया शब्द जोड़ दिया था, नेतृत्व। और चौथा था उनका कंट्रोल, 5वां था नियुक्तियां, स्टाफिंग। तो इस तरह से करीब करीब बात एक ही है, बस थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। उसी तरह से उर्विक ने 6 कार्य बताए थे, जिसमें कि उनका जो प्रथम 2 कार्य था पूर्वानुमान और योजना, ऐसा हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो वो पूर्वानुमान और योजना जो आपके हेनरी फ्योल का है, वही उर्विक का भी था। उन्होंने उसको अलग अलग कर दिया। एक पहला कार्य बताया पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग करना, उसके बाद योजना बनाना, प्लानिंग करना। फिर उन्होंने संगठन, आदेश, कमांडिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड नियंत्रण। यानी कि जैसा हेनरी फ्योल का था 5 कार्य प्रबंध के, वही उर्विक के हैं 6 कार्य। उन्होंने उनका जो हेनरी फ्योल का पहला कार्य 2 कार्य को उसके साथ किया, उसको अलग अलग उन्होंने कर दिया था। और आगे बढ़ करके मैसी ने 7 कार्य बताए थे, इसमें लीडर, डिसीजन मेकिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी को चयन करना, स्टाफिंग, योजना बनाना, प्लानिंग करना, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, संप्रेषण, कम्युनिकेट करना, निर्देश यानी डायरेक्टिव। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो 5 कार्य निकल के आए थे आपके, प्लानिंग पहला जो आपका निकल के आया था प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग और चौथा डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। तो इन कार्यों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे ये कार्य करते हैं। जैसे अगर हम पहले कार्य की बात करें, योजना बनाना, तो योजना की शुरुआत जो होती है वो होती है पूर्वानुमान लगाना। किसी भी संस्था का, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, व्यवसायिक संस्था का, पहले उसका जो प्रबंध समिति होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या प्रबंधक होता है, वो पूर्वानुमान लगाता है कि मुझे क्या करना है, उसका गोल तय कर ले, पूर्वानुमान लगाता है। उसके बाद वो उसी पूर्वानुमान के आधार पर एक लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। सबसे पहले वो पूर्वानुमान लगाएगा, पूर्वानुमान के बाद वो लक्ष्य निर्धारित करेगा, लक्ष्य के निर्धारण के बाद वो है
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या होता है, यानी उस भुवन को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के बाद जो है सर्वोत्तम उपाय क्या किए जा सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसको तैयार करता है उसका। और फिर निर्णय करता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग। इसके बाद अगला चरण होता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हमने पूर्वानुमान करके लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य का सर्वोत्तम उपाय कर लिया कि हाँ इस रास्ते से चलना है, और फिर उसके बाद उसी चीज को, यानी कि हमने कई चीजें आए तो उसमें से फिर डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, यानी निर्णय कर लेंगे कि हाँ ये काम करना है। और उसके बाद फिर उसके अनुसार फिर उचित नीतियों का निर्धारण करते हैं कि कौन सी पॉलिसी पे हम काम करेंगे, और उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, और फिर उसके लिए वो बजट तैयार करते हैं। आगे नियम भी बनाया जाता है, बजट को खर्च करने के लिए नियम, और नियमों क्रियाविधि बनाना, यानी अब हम उसको फाइनली जो है किस किस व्यक्ति को काम दे करके कैसे इसको काम कराएंगे। और कार्यविधि के बाद जो है फिर मोर्चाबंदी होती है। मोर्चाबंदी यानी कि आपका स्ट्रेटजी तैयार हो जाता है, और इस तरह से जो है आपका प्लानिंग कार्य करता है। पूर्वानुमान लगा करके लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी उसका उपाय करते हैं। फिर निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग हो जाती है, उचित नीति का निर्धारण हो जाता है, बजट तैयार बन जाता है, नियम बन जाते हैं, क्रियाविधि होता है, उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी तैयार, पॉलिसी तैयार हो जाती है। इसी तरह इसके संबंध में कुछ विचारकों ने अपना विचार रखा है, जैसे कि एलन ने कहा कि प्रबंधकीय नियोजन में भविष्य के लिए अनुमान लगाना, लक्ष्य व नीतियों का निर्धारित करना तथा कार्यक्रम, कार्यविधि, अनुसूचित व बजट बनाना शामिल है। यानी कि जो आपका एक प्रबंधकीय नियोजन यानी कि प्लानिंग का जो है उसके लिए उन्होंने कहा, एलन ने कहा कि भविष्य के लिए अनुमान लगाते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उचित बजट का शामिल किया जाता है। तो इस तरह से एक प्लान तैयार कर लेते हैं। उसी तरह आगे आपने एक प्रोफेसर G.R. टेरी ने कहा कि नियोजन भविष्य के गर्भ में दिखने की विधि या कला है, यानी कि जो प्लानिंग है वो किसी भी के योजना भविष्य के गर्भ में देखने की बात है, वो कला है। यह भविष्य की एक रचनात्मक समीक्षा है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से वर्तमान के प्रयासों को अनुरूप बनाया जा सके, यानी कि जो हमने भविष्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए वर्तमान में हमको क्या करना है उस चीज को आप एक्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए प्लान बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका प्लानिंग का एक योजना का जो है कार्य करता है प्रबंध। दूसरा इसका जो प्रबंध का प्रमुख कार्य है वो मान लीजिए कि हमारा स्ट्रेटजी तैयार हो गई, मोर्चाबंदी हो गया, अब हमको उसके अनुसार कार्य करने के लिए एक संगठन तैयार करना होगा। तो दूसरा कार्य आपका संगठन आता है। संगठन ये हो जाएगा आपका योजना पहला, दूसरा आ जाएगा संगठन। तो संगठन में क्या करते हैं, समस्त क्रियाओं का निर्धारण कर लिया जाता है। समस्त क्रियाओं का निर्धारण कर लिया गया यहाँ पे, ये प्लानिंग करके यहाँ से। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, क्रियाओं का वर्गीकरण कर लेते हैं, यानी कि अगले चरण में आप क्रियाओं का वर्गीकरण कर लेंगे। पहले क्रिया तय हो गई, फिर क्रियाओं का वर्गीकरण कर अलग अलग बांट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में हमने बताया कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, गोदाम होता है, और भी तमाम तरह एडवर्टाइजमेंट का होता है, कर्मचारियों के संबंध में होता है, डिपार्टमेंट हो जाती है। तो इस तरह से जो है अलग अलग क्रियाओं के वर्गीकरण करते हैं। और उसके बाद जब क्रियाओं का वर्गीकरण हो जाता है फिर उसके बाद दायित्वों का निर्धारण हो जाता है कि कौन से दायित्व कौन काम करे। जैसे परचेज विभाग है, उसका क्या काम होगा कि वो वस्तुओं को खरीदेगा। सेल्स का क्या होगा, वो बेचेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो वस्तुओं को प्रचार प्रसार करेगा ताकि जो है कस्टमर को ये ज्ञात हो जाए। आपका एडवर्टाइज डिपार्टमेंट होता है, वो भी विज्ञापन विभाग है, वो भी अपना कार्य करता है प्रचार का, सैंपलिंग, इस तरह से सारी चीजें करके चीजों को किया जाता है कि दायित्व का निर्धारण हो जाता है। फिर अगले चरण में आप करते हैं अधिकार सौंपना।
जब यह तय हो जाता है कि इस विभाग का यह कार्य है, तो उस विभाग को वो अधिकार सौंप दिए जाते हैं। और किसको सौंपेंगे, तो उसके लिए नियुक्ति करना होगा, यानी कि अगले चरण में आपके नियुक्ति करना, यानी किसी कार्य को करने के लिए उस विभाग के प्रमुख की नियुक्ति या अन्य तमाम कर्मचारियों की नियुक्ति ये की जाती है। तो इस तरह से हमने संगठन के बारे में बात कर लिया कि जो संगठन है वो इन क्रियाओं के तहत चलता है, यानी कि पहला हो जाता है समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण कर लेते हैं, यानी निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे पर क्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं, तीसरे में दायित्वों का निर्धारण करते हैं, चौथे में अधिकार सौंप देते हैं और पांचवें चरण में नियुक्ति कर लेते हैं। इस तरह से जो है एक संगठन कार्य करता है। इसके संबंध में ब्रेंच ने कहा कि संगठन प्रबंध की आधारशिला है। संगठन प्रबंध की आधारशिला है क्योंकि यह कुल दायित्व का ठीक ठाक प्रकार से वितरण प्रदान करता है, जिसमें नीतियों को अधिक कार्यकुशलता से चलाया जा सके। यानी कि संगठन क्या करता है, वह लोगों के दायित्वों का निर्धारण कर देता है और उनको उस दायित्व को सौंप देता है, उस अधिकार को सौंप देता है, ताकि संगठन अपना जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो है उसका वो अच्छे से उसको प्राप्त कर सके। और आगे अगला हमारा है, जब नियुक्ति करने की बात आती है तो नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्त कर्मचारियों के नियुक्ति का काम करता है। एक हमारा अगला कार्य होता है स्टाफिंग, यानी कि नियुक्ति। तो ये क्या क्या करते हैं इसमें, तो कर्मचारियों का चयन करते हैं, यानी कि किस विभाग के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए उसका चयन करने का काम आपका नियुक्ति का काम होता है। ये फिर उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, अपने कार्य के अनुसार क्या कार्य लेना है उनसे, उनके अंदर कार्य दक्षता उत्पन्न करते हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उनको उसके आधार पर उनको पदोन्नति देते हैं, उनका स्थानांतरण करते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट में कोई सूट नहीं करा दूसरे विभाग में, यानी परचेज का व्यक्ति सेल्स में भेजा जा सकता है, सेल्स का व्यक्ति मार्केटिंग में भेजा जा सकता है, मार्केटिंग का व्यक्ति एटोडाइल में जा सकता है, एटोडाइल के रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंट, जैसे जो जिस तरह का होगा, जो जिसके अंदर जो क्षमता रहेगी उस तरह से काम का मूल्यांकन के बाद उसको स्थानांतरित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दो काम किया जाता है, उचित वेतन का निर्धारण और सेवानिवृत्ति की नीति बनाना, यानी कि रिटायरमेंट पॉलिसी और सैलरी पॉलिसी। क्योंकि कोई किसी भी संस्था के सफलता के लिए जब व्यक्ति को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो उसके कार्य के बदले में जो उनको पारितोषिक दिया जा रहा है, जो सैलरी दी जा रही है, वो महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से एक उचित वेतन निर्धारण आवश्यक होता है और सेवा के बाद उनको रिटायरमेंट की अच्छी सी पॉलिसी देना भी उचित रहता है। तो इस तरह से नियुक्ति का कार्य किया जाता है। कर्मचारियों का चयन, उनको प्रशिक्षण, फिर दक्षता, कार्य की दक्षता दी जाती है, ट्रेनिंग दिया जाता है अच्छे से, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके आधार पे जो है उनका पदोन्नति स्थानांतरण किया जाता है, फिर उचित वेतन और सेवानिवृत्ति की नीतियाँ दी जाती हैं। सेवानिवृत्ति की नीति आनी चाहिए। अब अगला जो कार्य हमारा है, जो विचारकों के कार्य विभाजन के आधार पर निकला, वो है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देश देना। निर्देश, जब हम कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेते हैं, योजना बना लिए, संगठन तैयार हो गया, संगठन के साथ कार्य सौंपने की बात आई, फिर कर्मचारियों की नियुक्ति कर लिए, अब उनको जो है आदेश देना है, निर्देश देना है। क्या निर्देश देना है, और उसको क्या क्या कार्यविधि होती है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, तो है कि अधीनस्थों को निर्देश देना। यानी कि जो हमने ये स्तर बताए थे प्रबंध के, टॉप लेवल वाले थे, मिडिल वाले थे और लोअर लेवल के। तो ये जो प्रबंधक होते हैं 3 लेवल पे, यानी उच्च स्तर के, मध्य स्तर के और निम्न स्तर के, जो प्रबंधक क्रमशः ऊपर से नीचे की तरफ आदेश आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी टॉप वाला मिडिल को देगा, मिडिल वाला लोअर को देगा, इस तरह से कार्य होता है। तो अधीनस्थों को निर्देश देने की बात आती है। फिर कार्य करने का आदेश, निर्देश और आदेश। निर्देश देना मतलब डायरेक्शन देना, ऐसे ऐसे करना है। आदेश है आप काम करो, उनको आपके निर्देश विभाग जो डायरेक्शन में इसमें इसके अंतर्गत आता है शिक्षण, प्रशिक्षण, आदेश और पर्यवेक्षण।
शिक्षण यानी कि उनको सिखाना, प्रशिक्षण देना, आदेश देना और उनका कार्यों का पर्यवेक्षण यानी कि उसको देख रेख करना, ये इस कार्य के अंतर्गत आता है। इसको हमने याद होगा कि आपको निर्देश को हमने 4 भागों में बांटा गया था कि पहला था उसका पर्यवेक्षण करना, दूसरा था संदेश वाहन, तीसरा नेतृत्व, चौथा था अभिप्रेरणा यानी कि सुपरविजन करना, कम्युनिकेट करना, लीडरशिप एंड मोटिवेशन यानी कि उसके सुपरविजन करना यानी कि जो भी कर्मचारी हमने नियुक्त किए हैं उनके कार्यों को सुपरविजन करना, उनको देखरेख करना, उसको पर्यवेक्षण करना और उनके साथ अगला था कम्युनिकेट करना, संदेश देना, उनके कोई भी चीजें हैं तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीजों को लेके उनको संदेश देना। फिर लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करना, एक जो प्रबंधक के अंदर एक काबिलियत होनी कि वो अपने अधीनस्थों के लिए लीडरशिप का काम करे, वो नेतृत्व प्रदान करे। और अंतिम था अभिप्रेरणा कि उनको अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से उनको मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे ताकि वो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को अच्छे से कर सके, उसके निर्वहन में अच्छा योगदान अपना दे सके। जैसे आपका पर्यवेक्षण में है, इससे इसका अभिप्राय है पर्यवेक्षण से कि सुपरविजन, इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने पर उनका मार्गदर्शन करने से है। और संदेश वाहन का मतलब कम्युनिकेशन से क्या होता है, इसका अभिप्राय प्रायः तथ्यों, भावनाओं आदि की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने और समझने की कला से है। नेतृत्व, इसका अभिप्राय दूसरे को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करे जो नेता चाहे, यानी कि जो संस्था का प्रमुख है वो जो चाहता है वही वो करे, इस तरह का जो है लीडरशिप का मतलब हो जाता है। अभिप्रेरणा से आशय हो जाता है कि इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा कर सके, यानी कि वो इतना मोटिवेट हो जाए उस कार्य को करने के लिए कि संस्था का हित के अलावा उनको और कुछ न दिखे। यानी जो संस्था ने निर्धारित लक्ष्य तय कर दिया है, इस लक्ष्य के अलावा उन कर्मचारियों को और कुछ न देखें और इसको पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर दें। और इसके आगे फिर जो हम प्रबंध के अगला कार्य जो हमारा कंट्रोलिंग है, यानी कि नियंत्रण, कंट्रोल करना। कंट्रोल से आशय है बहुत दबाव की बात नहीं, यहाँ यह एक सुधारात्मक कार्रवाई होती है। जो कंट्रोलिंग होती है यह एक सुधारात्मक कार्रवाई है। इसमें क्या होता है, जवाबदेहिता की मापदंड स्थापित होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, जिनको जो कार्य दिया गया है, जो अधिकार उनको सौंपे गए हैं और जो दायित्व उनका निर्धारित किया गया है, उन दायित्वों और उन कार्यों को वो उसके लिए वो जवाबदेह हो। तो कंट्रोलिंग का आशय यहाँ है कि उसकी जवाबदेहिता का मापदंड तैयार कर लेना कि इस पैमाने पर आपको खरा उतरना है। आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आपको अगर सेल्स डिपार्टमेंट दिया गया है तो आप उसके लिए बेहतर कार्य करेंगे। और आगे है वास्तविक प्रगति का निर्धारण का मापदंड, यानी कि आपने जो कार्य किया है वह क्या वास्तव में वो प्रगति पे है या नहीं है, इसका देखरेख करना। नियोजित और वास्तविक कार्य का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हमने प्लान तो बना लिया कि हमको ये कार्य करना है, क्या उस कार्य के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने का काम आपका कंट्रोल करता है। ये प्रबंध का कार्य होता है। इसके 5वें कार्य में आता है कि जो प्लान करके जो कार्य योजना तैयार हो गया है उस कार्य योजना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं, यह देखना, और वास्तव में जो कार्य हुआ दोनों में कितना अंतर है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, किया जाता है। और कुल मिलाकर के सुधारात्मक कार्रवाई है। और उनको जो कर्मचारी जिनको दायित्व दिया गया है, अगर वो उस निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा सा डिफर कर रहा है तो उसको सुधार करके, नहीं आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करिए, ये चीजें होती है। इसी संबंध में जो है उर्विक का एक कथन है कि इसके अंतर्गत इस बात की जांच पड़ताल करने का प्रयास किया जाता है कि समस्त कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, समस्त क्रियाओं का निर्धारित सिद्धांतों एवं निर्देशों के अनुसार हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा त्रुटियों का पता लगाकर सुधारात्मक सुझाव देना, यानी कि जो प्रबंधक होता है वो कंट्रोलिंग भले लग रहा है नियंत्रित करना, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है नियंत्रण करना नहीं है। उसका मुख्य काम हो कि सुधारात्मक कार्रवाई करना, यानी कि जो
लक्ष्य निर्धारित है, जो कार्य योजना अनुसार है, जिनको दायित्व दिया गया है वो उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को सुधारात्मक रूप से कार्य किया जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा में पाया अभी तक कि जो प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंध के जो 5 कार्य हैं, योजना बनाना, संगठन करना, नियुक्ति करना और निर्देश देना और नियंत्रण करना, ये 5 कार्यों के बारे में हमने पढ़ा। और कुछ इसके अलावा कुछ नए विचारकों द्वारा कुछ प्रबंध के सहायक कार्य हैं, जैसे कि प्रबंध के सहायक कार्यों में अगर देखा जाए तो निर्णय लेना, पहला कार्य उसमें आता है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। प्रबंध का कार्य है डिसीजन मेकिंग करना, निर्णय लेना। नए विचार, दूसरा है नए विचार को, इनोवेशन को लाना ताकि संस्था और अच्छा कर सके। तो जो प्रबंध होता है वो नए विचार, नए आइडियाज लेकर आता है। और अगला था समन्वय, कोऑर्डिनेशन। सहायक कार्यों के प्रबंध जो है हर डिपार्टमेंट के बीच में जो है एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, यानी कि सभी लोगों में तालमेल स्थापित करता है, हर विभागों में तालमेल स्थापित करता है, वो समन्वय कार्य करता है। और चौथा सहायक कार्यों में है आपका प्रतिनिधित्व। जो एक प्रबंधक होता है वह रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, उस संस्था का प्रतिनिधित्व कार्य करता है। तमाम ग्लोबल लेवल पे का इंडस्ट्री को अपने जो संस्थान, जो प्रतिष्ठान है उसको प्रस्तुत करने के लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ पहुँचता है, प्रतिनिधि के रूप में, यानी उस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे जाता है तमाम संस्थाओं के मंच पे, और वो अपनी बात रखता है, यानी उस संस्था की बात को रखता है। और इस तरह से जो है एक प्रबंधक का जो कार्य होता है वो एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो कुल मिलाकर के आज की चर्चा में हम लोगों ने प्रबंध के कार्यों के बारे में चर्चा किया, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने बहुत विस्तार से करीब 4-5 लेक्चर हमने इस पर बात किया। व्यवसायिक जो हम लोगों का चैप्टर पहला इसमें था बिजनेस मैनेजमेंट, यानी व्यवसाय प्रबंध, जो हम लोगों का चैप्टर था व्यवसाय प्रबंध, इस पे खूब डिटेल में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। 4 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा इस पे, और उम्मीद करते हैं कि इसमें से सारी बातें आ गई हैं। अब कुछ रह जाता है तो उसको आप पूछते रहिएगा। और अब हम आगे जब मिलेंगे तो मैनेजर, प्रबंध, यानी किसी बिजनेस का जो मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उसके क्या होता है, प्रबंधक कौन होता है, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके अंदर कौन से विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, और वो क्या कार्य करता है, उसके अंदर क्या कमियां है, सारी चीजों का, यानी कि एक अभी तक तो हम लोग प्रबंध के बारे में पढ़े, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजर के बारे में।